नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन घटनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। बिहार में क्या हुआ है? पहले चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शाम को 3 बजे थम गई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा सिरे नहीं चढ़ पाया। अभी जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। एक और खबर है कि जो आपके राहुल गांधी हैं, विदेश यात्रा से लौटने के बाद अब तक उन्होंने 3 जगह दर्शन दिए हैं और तीनों ही जगह वो ऐसा उन्होंने चयन किया है जिनकी किन्हीं ना किन्हीं वजह से मृत्यु हुई है। एक आईपीएस पूरन सिंह के यहां गए, बाद में हरियाणा में उसी से जुड़े हुए केस में एक एएसआई ने भी सुसाइड किया, उसके यहां नहीं गए। फिर अपनी रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गए, वहां पर एक वाल्मीकि के घर गए जिनकी पिछले दिनों संदिग्ध स्थितियों में मृत्यु हुई। वहां भी उन्होंने बयानबाजी की, चंडीगढ़ में भी उन्होंने बयानबाजी की, और उसके बाद सिंगापुर में एक सिंगर की डेथ हुई थी। फिर असम पहुंच गए। जरा राहुल गांधी की कुल मिलाकर के राजनीति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, सबसे अंत में करेंगे। शुरुआत करते हैं इस बात को लेकर के कि गुजरात में एक बार फिर मोदी और शाह की जोड़ी ने वैसा ही रिसफल किया है, वैसा ही बड़ा बदलाव किया है जैसा पिछले विधानसभा चुनाव से 1-1.5 साल पहले किया था। तब तो मुख्यमंत्री को भी हटा दिया था, इस बार मुख्यमंत्री को नहीं हटाया है, पर बाकी अधिकांश मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को हटा दिया है और नए अपेक्षाकृत युवाओं को लेकर के आए हैं। तो इसके साथ एक चर्चा ये भी चल निकली है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी जो मंत्रिमंडल का फेरबदल प्रस्तावित है वो अब हो जाएगा? क्या उत्तराखंड में भी फेरबदल होगा? क्या गोवा में भी कुछ करेंगे, मणिपुर में भी कुछ करेंगे? क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां 2027 के शुरू में चुनाव होने हैं, और गुजरात और हिमाचल में उसी साल अंत में चुनाव होने हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी काफी समय से प्रस्तावित है कि उसमें फेरबदल होगा, वो लगातार टल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष, कुछ और प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में ये प्रक्रिया लटकी हुई है, अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर फेरबदल हुआ तो किस तरह का होगा, क्या प्रायोरिटी और क्या इस समय मापदंड हैं फेरबदल करने के, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से, और बाबा रामदास जलंधर से जुड़ रहे हैं। उनका मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं उनसे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं जी। आप गुजरात पर जो ये बड़ा फेरबदल हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गुजरात की राजनीति हमेशा बहुत अस्थिर राजनीति रही है और नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, अब जाकर के ये 25वां साल है जब गुजरात में लगातार राजनीतिक स्थिरता रही है। अगर केवल जो है पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड अगर देखें तो 90 में वहां पे बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद वहां पे बीजेपी के अंदर काफी उठापटक थी। कुशवाहा पटेल वहां चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार को कांग्रेस ने गिरवाया और विधायकों को जो है जो बीजेपी के थे उनको खजुराहो ले गए थे।
तो वहां पे विधायकों के दो गुट थे, जो सरकार के साथ थे वो हजूरिया थे और जो खजुराहो गए थे वो खजूरिया कहलाए थे। और बीजेपी से शंकर सिंह वाघेला ने बगावत की थी और वो मुख्यमंत्री बन गए थे कांग्रेस के। वो बीजेपी के ही नेता थे और एक समय में नरेंद्र मोदी के बड़े विश्वस्त सहयोगी थे। उसके बाद बीजेपी के ही फिर जो है सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो है खुशबू पटेल लगातार नाराज रहे। वो एक तरीके से यूपी के कल्याण सिंह हो गए थे। और 2002 में इलेक्शन के बाद फरवरी मार्च में नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बकायदा वो घर गए कि सुभाई पटेल के उनके चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया और सरकार चलाई और फिर 13 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इस समय यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वो मुख्यमंत्री बनी। फिर जब उनका वहां इलेक्शन हुआ उसके बाद जो है 2017 में वहां रूपानी आ गए, जिनका शायद अभी हाल में एयर क्रैश में उनकी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये पटेल हैं और अब जो अब जिस तरीके से वहाँ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो लगता है उनको जो है चुनाव के पहले वो मुख्यमंत्री बन जाएँगे। और इलेक्शन में सिटिंग विधायकों का टिकट काटना और इलेक्शन के पहले सत्ता में परिवर्तन करना, राज्यों में कैबिनेट में रिशफल करना, मुख्यमंत्री बदलना। हालाँकि बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलना इलेक्शन के पहले तो बहुत बड़ी परंपरा नहीं रही है, लेकिन सत्ता विरोधी रुझान, एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने का सबसे बीजेपी की टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है कि उम्मीदवार बदल दो विधानसभा, लोकसभा चुनाव में। तो ये हो रहा है। तो पिछले 24 सालों में गुजरात में राजनीतिक स्थिरता, हॉर्स ट्रेडिंग और सत्ता की जोड़-तोड़ और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चीज़ नहीं आई है। और किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है तो देश है तो। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। अगर अहमदाबाद में, गुजरात में मोदी जी के प्राइम चीफ मिनिस्टर बनने के पहले अहमदाबाद में दंगे को धमाल कहते हैं। तो वहाँ हर साल दंगा होना एक वहाँ का एक कैलेंडर इवेंट था, होना ही है दंगा। राजकोट में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में और कुछ अन्य शहरों में। पिछले 25-24 सालों में ये संख्या नगण्य है। बीच-बीच में मुसलमानों को उबाल आता है, नवरात्र में, जुलूसों में वो हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन जिस तरह के दंगे 2001 के पहले होते थे, वैसा दंगा पूरे गुजरात में आज तक नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी भले सांसद उत्तर प्रदेश से हों, लेकिन उनका गृह जन जो जो होम स्टेट तो गुजरात ही कहलाएगा, है। और अमित शाह भी जो इस समय वास्तविक रूप से इस सरकार में नंबर 2 हैं, बीजेपी में नंबर 2 हैं, वो भी अहमदाबाद से ही सांसद हैं। तो 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस समय गुजरात से हैं और वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए शीर्ष प्राथमिकता का विषय है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का विषय है और चुनौती भी है। बीजेपी ने बहुत ही सफलता से मुकाबला किया है। और गुजरात की राजनीति के बारे में कहा जाता है, याद करिए 74 में जब नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, तब उस समय उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी और जेपी मूवमेंट 2 ही राज्यों में शुरू हुआ था, गुजरात और बिहार से। और केशुभाई पटेल जो है, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, वो सॉरी चिमन भाई पटेल, तो सन 74 में उनको चिमन चोर कहा जाता था। और सन 90 में जनता दल की सरकार बनी थी गुजरात में, तो वो वही जनता दल के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब चिमन भाई पटेल दुनिया में नहीं है। और फिर इस सरकार के सामने भी एक चुनौती आई थी बीजेपी के सामने, जब ये पटेलों का आंदोलन शुरू हुआ था 2017 के पहले। एक यंग लड़का पटेल उभरा था, वो अब बीजेपी में शामिल हो गया है और उसमें बहुत हिंसा भी हुई थी और कांग्रेस की ओर से ये जो है पटेल वर्सेस ओबीसी की कास्ट वॉर को शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बहुत संयम के साथ उसका उसका मुकाबला किया, पटेलों की नाराजगी को झेला और उसको और फिर उनको मनाया और फिर भी और दोबारा सरकार बनाने की में वो सफल रहे। 2016 में जो नवंबर 8 को जो नोटबंदी हुई थी, उसको लेकर के गुजरात में बहुत नाराजगी थी।
और उसको भी, उसका भी मुकाबला अकेले दम पर मोदी जी ने किया। फिर 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ, उसका भी गुजरात में भयानक विरोध हुआ, क्योंकि गुजरात में राजकोट टेक्सटाइल गारमेंट का, रंगाई का, बुनाई का, एम्ब्रॉयडरी का बहुत बड़ा काम होता है, हजारों करोड़ का काम होता है, और वो सारा काम कैश पे होता था, तो कैश पे करना वो काम संभव नहीं रह गया था। वीरेन अब जी, वो टैक्स के दायरे में आ रहे थे। तो पॉलिटिकल अपहीवल जो है 20 साल में कम नहीं हुए हैं मोदी जी के समय, लेकिन फिर भी वो इतने नहीं बढ़े कि गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता आ सके। तो राजनीतिक और ये जो ऑपरेशन हुआ है, मैं तो कहूंगा ये तो बिल्कुल कामराज प्लान है, जो नेहरू के बाद जो कामराज जो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कि सारे लोग इस्तीफा दे दें, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तय करेंगे कौन कौन मंत्री बनेगा, ताकि नेता के हाथ मजबूत किए जाएं, लीडरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए, और जनता में ये संदेश जाए कि जो पुराने मंत्री थे वो सब गए, और अब जो आए हैं वो मुख्यमंत्री के पसंद के हैं, मुख्यमंत्री के लॉयल हैं, और राजनीति की स्थिरता बनी रहेगी। तो ये जी जो जी, ऑपरेशन कल हुआ है, ये एक बहुत बड़ा एक संकेत दिया है बीजेपी ने, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अगर 2 4 10 20 मंत्रियों को हटाना पड़ेगा तो वो हटाएंगे, और ये भी संकेत दे दिया है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बदलेंगे। जी। एक टिप्पणी जरा बाबा जी की ले लें। बाबा जी, ये जो अचानक इतना बड़ा रिसफल होता है, इतना बड़ा फेरबदल होता है, गुजरात में पिछली बार भी चुनाव से पहले हमने देखा था, और इसके अलावा हमने उत्तराखंड में भी देखा था। कई राज्यों में ये होता है कि 1.5-2 साल पहले कुछ नए चेहरों को ले आओ, या लोकसभा चुनाव आने वाले होते हैं तो कुछ कुछ राज्यों में ये कवायद चलती है कि किन क्षेत्रों में किन जातियों का प्रतिनिधित्व केंद्र में नहीं है, उनको देकर के वहां से वोट का जुगाड़ करो। क्या ये जो बड़े फेरबदल होते हैं, इससे एंटी इनकम्बेंसी पर किसी हद तक नियंत्रण करने का एक मौका मिलता है? सर किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हरियाणा को मानता हूं। आमतौर पे 1.5-2 साल पहले नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है आम, तो जैसे उत्तराखंड में भी हमने देखा, गुजरात में देखा, पिछली बार भी देखा, इस बार भी देख रहे हैं। परंतु हरियाणा में तो आखिरी 3 महीने में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अच्छा, और किसी पार्टी में यह संभव नहीं है, क्योंकि बाकी बाकी पार्टियां तो खैर सिंगल वन मैन शो होती हैं, उसमें घर की पार्टी, घर का अध्यक्ष, घर का चीफ मिनिस्टर होता है। मात्र एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां राज्य सरकारें हैं उनकी, पर कांग्रेस में हाईकमांड की इतनी औकात ही कभी नहीं रही, इतनी कुव्वत ही नहीं रही कि वो, आप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो अपनी मर्जी से विधायक का टिकट एक टिकट नहीं बांट सकती हाईकमांड। मुझे याद है राजस्थान में सोनिया गांधी, सॉरी, प्रियंका गांधी ने एक टिकट मांगी थी, एक नहीं दी थी, क्या नाम, गहलोत साहब ने। और एक कोई वो एक बार एक बागी हो गया था, एक बार जब याद है जब वो माकन और वो लोग गए थे तो उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया था, जब ये तो एक अरे उसको माकन, माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे खुद थे। खड़के गए थे, तो कोटा से इन्होंने एक कांग्रेसी को टिकट दे दी। तो बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि यार कम से कम उसका तो काट दो, बहुत बुरा मैसेज जाएगा कि इतने बड़े बागी को भी हम टिकट नहीं कटवा सके। तो उसका एक टिकट एहसान किया था अशोक गहलोत ने, तो कोटा से उसका टिकट काट दिया था, नाम भूल रहा हूं मैं उसका। खैर, तो सर बात, जब अमरिंदर सिंह थे तो सरेआम कहते थे कि या तो मैं रहूंगा सीएम फेस, नहीं तो मैं अपनी पार्टी बना रहा हूं, मेरी शर्तों पे चुनाव लड़ा जाएगा, टिकट वितरण मैं करूंगा, आप शक्ल दिखाने के लिए खाली 1 या 2 बार पंजाब में आ जाइएगा, बाकी हम चुनाव लड़ लेंगे और जीत लेंगे, आपकी आने तक की जरूरत नहीं, पोस्टर में मां बेटे का नाम दे दिया जाएगा। हरियाणा में हाई कमान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हुड्डा
से कुछ कह दें, या अपनी मर्जी से टिकट बांट लें, या हुड्डा को हटा दें, या अपनी मर्जी से वो क्या नाम सीएलपी का कोई नेता घोषित कर दें, या हुड्डा को हटा के किसी अन्य को बैठा दें। सर एकमात्र एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जिसकी हाईकमांड अपनी पूरी की पूरी यूनिट को कह देती है इस्तीफा दीजिए, और 1 घंटे में इस्तीफा आ जाता है और कोई चूं तक नहीं करता। सर सचमुच जो डिसिप्लिन अगर देखना है, अच्छा आप हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं। 3 महीना पहले दिल्ली में मीटिंग हुई, खट्टर साहब से पूछा गया कि हाँ जी बताइए क्या है, तो मोदी जी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं हम इलेक्शन निकाल लेंगे। खट्टर ने कहा कि नहीं सर एंटी इनकम्बेंसी तो है और मेरे नाम की है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले सर चेंज कर दिया जाए। तो खुद खट्टर साहब ने कहा, बोले किसको बैठाना चाहिए? कि ओबीसी। अगर मुझे हटा के आप किसी को बैठाते हैं तो ओबीसी चेहरा। बोले तीन नाम दे दीजिए। तो उन्होंने नायब सिंह सैनी का नाम दिया, वो हो गए। और नायब सिंह सैनी ने सर निश्चित हारा हुआ चुनाव हरियाणा में जिता दिया, सारी दुनिया गवाह है। तो सर नेतृत्व परिवर्तन से या इस प्रकार या कैंडिडेट्स की सीट बदल देने से, टिकट काट देने से, यंग ब्लड इन्फ्यूज करने से निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करने में आसानी होती है, और बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी से पार्टियां लड़ लेती हैं। तो ये गुजरात में जो हुआ है ये बहुत अच्छा है, और मैं तो साधुवाद दूंगा गुजरात यूनिट को कि उन्होंने इतनी स्मूथली जो है पूरा परिवर्तन करके और एक नई कैबिनेट का वहां उनको प्रतिष्ठापित करके वो सही सरकार चलेगी। आप उत्तराखंड का एग्जांपल आपके सामने है। एक बार उनको लगा गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया, फिर 3-4-6 महीने में बदल दिया, फिर नया। और देखिए धामी, उन्होंने भी हारा हुआ चुनाव जितवा दिया। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? नहीं तो सर ये बहुत अच्छी पॉलिसी और होना चाहिए जी। ये नायब सैनी ने हारा हुआ जितवा दिया या कांग्रेस की मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से उन्होंने चुनाव हार लिया? क्योंकि इन्होंने 3 नारे दिए, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, और पूरी तरीके से ये जाटों को समर्पित चुनाव कर दिया। तो जो बाकी की जितनी बिरादरियां थी वो सब एकजुट हो गई कांग्रेस के खिलाफ, और फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो दूसरे की गलतियों का फायदा उठा ले। कांग्रेस की गलतियों और कांग्रेस की फूट का बहुत अच्छा फायदा उठाया नायब सिंह सैनी ने। अच्छा, खट्टर साहब की इमेज जो बेहद ईमानदार आदमी पर बहुत ही खड़ूस और बहुत ही रूखे आदमी की थी, डांट देते थे, डपट देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। इसके विपरीत नायब सिंह सैनी इज एक्सट्रीमली पोलाइट, एक्सट्रीमली हम्बल, और प्रत्येक व्यक्ति से इतने प्यार से मिलते हैं, हाँ, सर्व सुलभ, हमेशा एक्सट्रीमली पोलाइट। जी वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, ये हरियाणा में एक बात मैं कह दूं कि बीजेपी की हमेशा एक स्ट्रेटजी ये रही है कि वो स्टेट्स में जो डोमिनेंट कास्ट होती है उसको वो हमेशा पीछे रखती है, और जो छोटी संख्या में जो न्यूमेरिकली जातियां कम संख्या में होती हैं उनको प्रमोट करने का बीजेपी ने हमेशा प्रयास किया है, ताकि लीडरशिप को लेकर के कंट्रोल में रहे, और जो नेता बने उसकी कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा न विकसित हो। अब मध्य प्रदेश के मोहन यादव की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। अब अगला नंबर उनके बाहर जाने का है, ये मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ। वैसे हरियाणा पर एक अलग सा प्रोग्राम करके मैं वहां की आपको हकीकत बयान करूंगा, क्योंकि 97 से लेकर के और अभी अपने रिटायरमेंट तक 2020 तक मैं या तो चंडीगढ़ रहा या हरियाणा की ही राजनीति देखता रहा। वहां जाट जो हैं वो 22 से 24% है, बाकी 76% अदर कास्ट है। तो आप 24% को आगे करके
76% को नाराज कर रहे हो, ये कोई भी पार्टी के लिए आत्मघाती होता है। खैर यही आगे कांग्रेस बढ़ते लिखी है। हैं, आगे बढ़ते जी। हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि भाई गुजरात में तो रिसफल हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी प्रस्तावित है, अवेटेड है। आप बताएंगे क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का सौभाग्य है कि हालांकि लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई। समाजवादी पार्टी को मिल गई 37 और कांग्रेस को मिल गई 6। कुल सीटें हैं 80। और और बाकी मिली बीजेपी को 43। तो 2014 में और 2019 में बीजेपी की टैली 70 के ऊपर थी। तो 37 सीटों के आधार पर लोग ये मानते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी इज द ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि औसतन जो है एक लोकसभा सीट में 5 सेगमेंट होते हैं असेंबली सीटों के। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि अगर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं तो हर लोकसभा सीट के पांचों सेगमेंट में वो जीते होंगे। तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी चैलेंजर और ए पार्टी इन वेटिंग टू टू ग्रैब पावर दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा है नहीं। जिस तरीके से यूपी में जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो कमजोर हुई है, उसका सबसे बड़ा आधार है बहुजन समाज पार्टी की एक सीट। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव का पीडीए लड़खड़ा रहा है, 9 अक्टूबर को जो जो बहुजन समाज पार्टी की रैली हुई है, तो ये जो एक एक संदेश जा रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता वर्ग है वो अनाथ हो गया है, उसका पास कोई अब पार्टी नहीं बची है। तो बहन जी ने इस भ्रम को दूर कर दिया है कि नहीं, कि वो रेस में है, वो रेस में है। तो अब रही बात बीजेपी की। बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता उत्तर प्रदेश में ये है कि पिछले 8.5 सालों में वो एक भी नेता को विकसित नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ अपने अकेले दम पर इस सरकार को चला रहे हैं। पूरा इनिशिएटिव योगी आदित्यनाथ का होता है। और योगी आदित्यनाथ, मैं तो कहूंगा कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो एक से एक कंटेंशियस जो विवादास्पद पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उन पे वो खुल के स्टैंड लेते हैं। अगर बरेली का हो तो वो मौलानाओं की डेंटिंग पेंटिंग भी करते हैं। दिवाली के त्योहार के पहले वो कहते हैं कि अगर आपने किसी व्यापारी को या किसी महिला को, किसी बेटी के संग कोई अगर असुरक्षा की भाव पैदा किया या कोई आपने अपराध करने की कोशिश की तो आपको अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। जी वीरेंद्र तो जी, हम लोग इतनी दो कैबिनेट टूक पर बात ही, करने वाला। कैबिनेट के विस्तार पर ही आए तो जी। ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो अब ऐसे में यूपी में जो कोई भी कैबिनेट मंत्री ऐसा नहीं है जो अपने क्षेत्र के बाहर, अपने जिले के बाहर कोई छवि या कोई ताकत रखता हो। तो बीजेपी के सामने केवल अगले चुनाव के पहले केवल जाति समीकरण को साधने की चुनौती रहेगी। और जाति समीकरण को साधने की दृष्टि से ही कैबिनेट में परिवर्तन होगा। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। और बाकी सरकार के ऊपर, किसी के ऊपर कोई कोई आरोप नहीं है। और वैसे जो सत्ता के गलियारों में तो एक से एक कहानियां रोज चलती ही रहती है, पूरे देश में चलती हैं। तो यूपी कोई अपवाद तो है नहीं, यहाँ भी चलती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का जो आरोप है कि साहब पीडीए की उपेक्षा हो रही है या ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण में उसका जो उसका ड्यू शेयर है, उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। खासकर ये मामला विवादास्पद सपा ने बनाया है। प्राइमरी स्कूल में टीचरों की नियुक्ति का वो मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से क्वैश हो गया। तो आरक्षण का कोई मामला नहीं था, ना है। और जिसका जितना शेयर बनता है एज पर कोटा 27% एंड 21% वो सबको दिया जा रहा है। तो जाति वाला ही मुद्दा जो है, खासकर पिछड़े वर्ग का, जो जो सपा मुद्दा बनाने का प्रयास करती है कि बीजेपी की सरकार में पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, उनको उनका ड्यू अधिकार नहीं मिला है, बस। तो जो भी कैबिनेट रिशफल होगा वो केवल कास्ट बैलेंस को बनाने के लिए होगा। और जो भी इस बारे में समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जो भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, एप्रीहेंशन है, शिकायतें हैं, उनको दूर करने का जो संभव प्रयास हो सकता है वो बीजेपी करेगी। और यूपी में इससे बड़ा एक और इशू जो जो पेंडिंग है वो है राज्य के अध्यक्ष का अभी तक चुनाव ना होना।
अगले साल अप्रैल में पंचायत का चुनाव है, तो बीजेपी में अब ये संगठन में और सरकार में परिवर्तन का समय तो ये मैं कहूंगा ओवरड्यू हो गया है। और ये बिहार के चुनाव के बाद इट कैन हैपन एनी डे। जी जी जी। बाबा जी, रिसफल तो जब होगा तब होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हो सकता है गोवा में भी देखने को मिले, क्योंकि वहां भी चुनाव है 2027 के शुरू में। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर पा रही है, नियुक्ति कर पा रही है, ना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के प्रदेश अध्यक्ष का। एक दो और बड़े राज्य बचे हुए हैं जहां पर अभी अध्यक्ष लगना है। और पिछले दिनों मोहन भागवत साहब से किसी ने पूछ लिया था कि क्या संघ की वजह से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में होती तो कभी की हो चुकी होती। तो ये उनका एक तंज भी था कि भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में इतना विलंब क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है? सर बात यह, मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करके बैठे हुए हैं और पिछले 2 महीने से करके बैठे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द बिहार इलेक्शंस, मेरा ये और मानना। जून 2024 में मोदी जी के शपथ लेने के बाद उनकी कैबिनेट में भी कोई विस्तार नहीं हुआ जी। और उनकी कैबिनेट मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी रिशफल है वो तो मोदी जी की कैबिनेट में है। और योगी जी की कैबिनेट की मैं एक बात बताऊं, और जब देखिए कई बार डरा के भी वोट लेना पड़ता है। हरियाणा में बीजेपी ने डरा के वोट लिया है इस बार। आपको याद होगा 2022 में अखिलेश ने नारा दे दिया, आ रहे हैं अखिलेश। तो बीजेपी ने पब्लिक को बोला, देख लिया आ रहे हैं अखिलेश, धमकी दे रहे हैं। हरियाणा में भी यही हुआ, आ रहे हैं हुड्डा के गुंडे। सर जब अच्छा, और वो कई बार क्या होता है ना, वो एक बार एक रीच आ गया तो जो एक ब्राह्मण देवता वहां से जा रहे थे तो उन्होंने एक्टिंग की कि वो मर गए। सर बीजेपी ने पूरा 1-1.5 महीना एक्टिंग की कि हम तो जी चुनाव हार चुके हैं, हम तो आ गए हुड्डा के गुंडे, अब नहीं मिलती तुम्हारे बच्चों को नौकरियां। सर ये गुंडों का भय दिखा के भी वोट लिया जाता है, और यही काम इस समय बिहार में चल रहा है कि अगर तेजस्वी आए तो आया जंगल राज सामने खड़ा है आपके, ले आओ तेजस्वी को। उसी तरह सर उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के आने का मतलब है गुंडा राज और माफिया राज की वापसी। तो इसलिए मैं वही जो वीएन भट्ट साहब ने कही कि उत्तर प्रदेश में जो रिशफल है उसका तो सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण साधने हैं कि तुम्हारी जाति वाले भी खुश रहे, उनकी जाति वाले भी खुश रहे, और जातीय समीकरण बीजेपी ने मोस्टली साध रखे हैं। जो देखिए मल्लाहों का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो बीजेपी के साथ है, राजभरों वाली पार्टी वो बीजेपी के साथ है, जयंत को साध ही रखा है। तो मोटे मोटे तौर पे जितनी भी बाबा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी पिछले महीने दिल्ली में जो छोटी छोटी पार्टियां, राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, इन लोगों और ये ओम प्रकाश राजभर है, इन लोगों ने दिल्ली में बैठक करके कहा कि साहब हमें जो है बीजेपी से ये शिकायत है। फिर लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई बीजेपी के, फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, फिर अन्य जो ओबीसी वर्गों की बैठक हुई। तो इस सब से संदेश ये गया कि सत्ता में जाति समीकरण को लेकर के असंतुष्ट हैं लोग, कुछ बेचैनी है, तो ये बीजेपी को एडजस्ट करना है। नहीं देखिए सर, साहनी जी 60 सीट मांग रहे थे और उप मंत्री से नीचे बात नहीं कर रहे थे। अब 15 के लिए रो रहे हैं कि चलो 15 तो दे दो, वो 15 भी नहीं मिल रही है। तो सर मांगने को तो सभी जातीय समूह पता नहीं क्या, उनको तो पता नहीं क्या चाहिए, स्वर्ग मांग ले, मिलता तो नहीं ना।
तो ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये भारतीय राजनीति में प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ न कुछ शगुफा छेड़ते रहते हैं। हाँ हाँ तो सर वो जातीय समीकरण बीजेपी साधती रहेगी, और ये जो राजपूतों की नाराजगी का जो फैक्टर था उसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। वो आई थिंक वो मामला डिफ्यूज हो चुका है, क्योंकि राजपूत समाज की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर की खबरें हमको भी मिलती रहती है। तो सर वो कुल मिला के जातीय समीकरण साधने में बाबा इज वेरी एक्सपर्ट, वो कोई दिक्कत नहीं है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए जी जी। अब बिहार चलते हैं साहब। मोदी जी की कैबिनेट का रिशफल कायदे से हो जाए जी। वो होगा वो भी ड्यू है। मोदी जी किसी को हवा ही नहीं लगने देते, कौन बन रहा है कौन हट रहा है। फिर अचानक जब राष्ट्रपति भवन में कुर्सियां लगनी शुरू होती हैं और वहां आकर के लोग बैठना शुरू होते हैं, तब पता लगता है कौन बन रहा है। उससे पहले कुछ इस्तीफों का दौर चलता है पहली शाम को, तो वो अचानक होगा जिस दिन भी होगा। तो बिहार पर चर्चा कर लें साहब। बिहार में तो पहले दौर के मतगणना के लिए नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो गया 3 बजे, और सीटों का बंटवारा हुआ नहीं। कांग्रेस आरजेडी के बीच में 6 सीटें, 6 क्षेत्र ऐसे आए सामने जहां दोनों पार्टियों के नॉमिनेशन दाखिल हो गए हैं। कुछ और सीटें भी बताई जा रही हैं जिनका डिटेल अभी आया नहीं है। मुकेश सहनी कल 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते रह गए, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। हर बार उनको रोक दिया गया। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही हैं और जो ये लड़ाई दिखाई दे रही है लालू कुनबे और राहुल गांधी के कुनबे के बीच में, ये तो एक अलग ही लेवल पर हो चल रही है। तो क्या लग रहा है वीरेंद्र जी, पहले आप और फिर बाबा जी की टिप्पणी। देखिए, एक बात अब साफ हो गई है कि राहुल गांधी ने अब ये तय कर लिया है कि जो हमने पिछले 1 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जिहाद किया है और जो हमारे साथ मुस्लिम वोट आया है, अगर अब ये देखना है मुझे कांग्रेस ये मैसेज का प्रोजेक्शन करती है कि उसकी वजह से महागठबंधन कमजोर नहीं हुआ। अब कांग्रेस को केवल ये दिखाना है अब, और आरजेडी को ये दिखाना है कि कांग्रेस के इतने अड़ियल रवैये के बावजूद उसका अपना वोट बेस इंटैक्ट है, और जो जो उसका मुस्लिम जो मतदाता वर्ग है वो उसके साथ है। और ये सच भी है। आरजेडी बिहार की डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है, और कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिगी बैक करना चाहती है। वो आरजेडी की पीठ पे सवारी करके 10, 20, 25, 50 सीटें पाना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उसकी औकात से ज्यादा सीटें मिली थी, और उसके कारण और उसका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था। वो सीटें जीती बहुत कम, और आरजेडी ने साफ साफ कहा कि अगर हमने कांग्रेस को इतनी सीट ना दी होती तो हमारी सरकार बन जाती। वही स्थिति आज फिर हो रही है। और लेकिन पिछली बार ये जो खींचतान का समाधान निकल गया था और चुनाव के पहले सीटों का बंटवारा हो गया था, और कहीं पर भी फ्रेंडली कंटेस्ट नहीं था, किसी भी सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार नहीं थे। इस बार रायता फैला हुआ है। पिछली बार रायता समेट लिया गया था, और इस बार रायता फैला हुआ है। अब केवल देखना यह है कि अभी जो है नॉमिनेशन की डेट तो निकल गई है, लेकिन विड्रॉल की डेट अभी है। तो अगर कहीं पे जो है कांग्रेस और आरजेडी के दोनों लोगों ने अगर पर्चा फाइल कर दिया है, तो अभी भी 72 घंटे हैं कि उसमें जो है कांग्रेस या आरजेडी ये आपस में बातचीत करके तय कर सकते हैं कहाँ कहाँ किस दल का व्यक्ति अपना पर्चा वापस लेगा, ताकि विड्रॉल के दिन, स्क्रूटनी के दिन जो है सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो अभी भी समय बचा है दोनों के पास, ऐसा नहीं है। और प्लस अभी इनके पास जो सेकेंड फेज का जो चुनाव है, जिसकी पोलिंग 11 नवंबर को है, उसके लिए भी समय बचा है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली गुड सेंस विल प्रिवेल, और इनको ये मालूम है कि वी आर ऑलरेडी फाइटिंग ए लूजिंग बैटल, और एनडीए का जो है पल्ला भारी है, ये संदेश बहुत साफ है।
और जिस तरीके की साइबर रैटलिंग, जिस तरीके की फायर पावर जो एनडीए के पास है, उसके सामने आरजेडी कांग्रेस कहीं ठहरते नहीं है। और आप देखिएगा जैसे जैसे कैंपेन का पारा चढ़ेगा, ये जो बहुत चमत्कार लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, वो किंग मेकर हैं, और वो किसी को गिरा देंगे, कोई कह रहा है एनडीए का नुकसान करेंगे। तो जैसे जैसे कैंपेन पिक करेगी छठ पूजा के बाद, उसके बाद जो है स्थितियां बिहार की बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं केवल अभी विड्रॉल की जो डेट है फर्स्ट फेज के चुनाव की, मैं अभी उसकी प्रतीक्षा करूंगा कि क्या उस दिन तक भी जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है, तो इतना तय है कि ये जो आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन या इंडी गठबंधन है, इसकी स्थिति और खराब होगी। जी जी बाबा जी, ये राहुल गांधी पूरन सिंह के घर जाकर के मामले को जातीय रंग देकर के आए, और इसके बाद रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के केस को भी जातीय रंग देकर के आए। फिर सिंगापुर में जो सिंगर जुबर्न गर्ग की मृत्यु हुई थी, उसको भी राजनीतिक रंग देने के लिए असम पहुंच गए। कर क्या रहे हैं, इरादे क्या हैं? तो देखिए, कांग्रेस के ये गांधी परिवार के लोगों ने हमेशा लाशों पे चढ़ के राजनीति की है, और लाशों पे चढ़ के ही प्रधानमंत्री बनते आए हैं। इंदिरा जी मरी तो राजीव जी बन गए, जब राजीव जी मरे तो वापस कांग्रेस की सरकार आई, नहीं तो उस साल भी कांग्रेस की सरकार बननी नहीं थी अगर राजीव गांधी मरे ना होते। और अब जो है लगातार राहुल गांधी लाशों की गिद्ध नीति है उनकी, वो करते हैं। हालांकि जिस दिन वो गए थे पूरन कुमार के घर पे, उसी दिन हरियाणा में बाजी पलट गई, और वो जो संदीप लाठर ने जो आत्मोत्सर्ग किया और उसने जो अपना लास्ट नोट और वीडियो बनाया, उससे जाटों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब राहुल के सामने एक मुसीबत थी कि वो जाटों की नाराजगी झेलें या वाल्मीकि की झेलें, और दोनों वाल्मीकि और जाट दोनों आमने सामने खड़े हो गए। और राहुल में सर इतनी राजनीतिक कौशल नहीं है कि वो ऐसे। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, खट्टर साहब की एक बहुत बड़ी खासियत है सर, उनको आप वाइड फेंक दो, उनको आप नो बॉल फेंक दो, उनको आप बाउंसर मार दो, वो छक्का मारते हैं। और अभी भी कहा जाता है कि खट्टर साहब बेशक दिल्ली बैठे हैं पर हरियाणा चला वो ही रहे हैं। और राहुल गांधी के सारे जो दंत फंद दाव पेच है उनको वहां से बैठ के न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। इसलिए हरियाणा तो उन्होंने पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया, और हरियाणा में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। वाल्मीकि के घर गए थे तो वाल्मीकि के परिवार ने बयान दे दिया कि हमारे आने की जरूरत नहीं है, और हम बाबा की कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि बाबा के प्रशासन ने एक तो न्यायपूर्ण कार्यवाही की, और परिवार को जितना भरपूर कंपनसेशन का वादा हो सकता था वो कर दिया। द फैमिली इज हैप्पी, इसलिए वहां पर भी चल नहीं पाई। और जुबिन गर्ग की जो मृत्यु है आज, उसके बारे में आ गया है कि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, और अथॉरिटीज ने जो है, जहां पर वो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, वहां के अथॉरिटीज ने जो है वो क्लीन चिट दे दिया कि नहीं, देयर इज नो फाउल प्ले इन दिस, इट वॉज अ नेचुरल एक्सीडेंट, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। पर इन तीनों जगह राहुल गांधी गए, बिहार नहीं गए, या बिहार के जो सीट एडजस्टमेंट में पेच फंसा हुआ है उसको एड्रेस करने का उनको टाइम नहीं मिला। संदीप लाठर के घर भी संदीप लाठर के घर नहीं गए, संदीप लाठर के घर नहीं गए। अब सुनिए सर, मैं डे वन से कहता हूं कि राहुल गांधी का उद्देश्य बिहार का चुनाव जीतना नहीं है। वो जानते हैं कि बिहार में उनको कुछ हासिल नहीं होगा। वो जो लार्जर उनका इंटरेस्ट है, और उनका एक ही इंटरेस्ट है, वो डीप स्टेट द्वारा दी गई टूल किट पे काम कर रहे हैं, और उनको भारत को खंड खंड विखंडित करना है, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, भारत में आग लगानी है, भारत को नेपाल बनाना है, ढाका बनाना है। वो उस पे काम कर रहे हैं, और वो उसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। और उनकी अब आखिरी टूल किट बची है कि किसी भी तरह दलितों को भड़काकर उनमें असंतोष पैदा कर
जो है सड़कों पे उतारना। इसी क्रम में वो गए थे पूरन कुमार के घर और इसी क्रम में वो गए थे ऊंचाहार रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, और दर्शकों का भी इतनी बड़ी संख्या में आप जुटे। निवेदन रहे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कार्यक्रम पसंद आता है, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा जी की खरी खोटी, तो दोनों को आप सहयोग करें, उनको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी और वीरेन जी, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम, हर हर महादेव।